नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयुक्ता के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि संयुक्ता नामक एक चरित्र पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई की एक कल्पना है, क्योंकि जयचंद के किसी भी लेख में, किसी भी ग्रंथ में उसकी पुत्री होना नहीं बताया गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम गहड़वाल वंश के बारे में, जिसके अंतिम स्वतंत्र राजा जयचंद थे। उनकी वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वंशावली का जो मूल स्रोत है वो है बनारस के कमोली ताम्रलेख, जिसका निर्माण जयचंद ने 1186 में करवाया था। इसमें गहड़वाल वंश की वंशावली के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विक्रम संवत 1243 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिन रविवार को वाराणसी में गंगा स्नान कर महाराजा जयचंद ने कमोली नामक गांव ब्राह्मण ओड़ले को दान किया था। इसी लेख में जयचंद ने यशो विग्रह से लेकर हरिश्चंद्र तक के राजाओं का उल्लेख किया है। इस वंश के आदि पुरुष यशो विग्रह और महीचंद्र को बताया जाता है। हालांकि इनकी हैसियत के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अनुमान यह है कि यह दोनों शासक सामंत के रूप में काम करते रहे हों, यानी कि स्वतंत्र शासक न हो। महीचंद्र के बाद इनके पुत्र चंद्रदेव का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इस वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और यह इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। चंद्रदेव का शासनकाल 1085 से लेकर 1100 तक रहता है। महाराजा चंद्रदेव ने उपाधियों के रूप में महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, कान्य कुब्जापति आदि उपाधियां धारण की। इनकी दो राजधानियां थीं। पहली थी काशी और दूसरी थी कन्नौज, जिसे पहले कान्य कुब्ज के नाम से जानते थे। इस वंश का दूसरा राजा था मदनपाल, जिसे मदन चंद्र भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1100 से लेकर 1110 तक रहता है, यानी कि 10 साल तक शासन करते हैं मदनपाल। इनकी 3 रानियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली थी पृथ्वी श्रीका, दूसरी थी राहला देवी और तीसरी थी राहण देवी। मदन चंद्र ने उन्हीं उपाधियों को धारण किया जिसे पूर्व में चंद्रदेव ने धारण किया था। मदन चंद्र ने कन्नौज व काशी अभिलेख का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी को कन्नौज से ट्रांसफर करके काशी ले बनारस ले गए थे। इसके बारे में और जानकारी राहन और बसई अभिलेख में मिलती है। इसी के समय में, यानी कि मदनपाल के समय में, तुर्कों का आक्रमण होता है और इसे तुर्कों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जिसे इसके पुत्र गोविंद चंद्र द्वारा रिहा करवाया जाता है। इस वंश का जो तीसरा शासक था वो था गोविंद चंद्र, जिसे इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसका शासनकाल 1110 से लेकर 1156 तक रहता है। गोविंद चंद्र की कई रानियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से रानी थी नयन केली, जो पटरानी थी, यानी कि मुख्य रानी थी। दूसरी रानी थी कौशल्य देवी, तीसरी रानी थी कुमार देवी, जो गया के चकोर वंश के राजा देवरक्षित की पुत्री थी। चौथी रानी थी बसंत देवी और पांचवी रानी थी भीम देवी। बसंत देवी और कुमार देवी ये दोनों रानियां बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया और अशोक द्वारा निर्मित पूर्व में बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। कुमार देवी ने
अशोक के शासनकाल को आदर्श शासनकाल माना है। गोविंद चंद्र का एक अभिलेख सहित महित के जेतवन बिहार में भी मिलता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने अयोध्या और दिल्ली तक अधिकार कर लिया था और यह अनुमान है कि गोविंद चंद्र ने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके राजकवि का नाम था लक्ष्मीधर, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था कृतकल्पतरु ग्रंथ। गोविंद चंद्र ने पूर्व के राजाओं द्वारा उपाधियों को धारण किया और इसके अतिरिक्त अश्वपति, गजपति, नरपति, वाचस्पति आदि की उपाधियां और धारण की। गोविंद चंद्र की मृत्यु के बाद इस वंश का विजय चंद्र की रानी का नाम था चंद्रलेखा। इनका ही पुत्र था जयचंद। विजय चंद्र के दो भाई थे, स्फोट चंद्र और राज्यपाल, जो पूर्व में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं इस गढ़वाल वंश के 5वें शासक जयचंद्र के बारे में, और यह इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसका शासनकाल 1170 से लेकर 1194 तक रहा। बता चुके हैं कि इसके पिता का नाम विजय चंद्र और माता का नाम चंद्रलेखा था। जयचंद को पंगु, पंगुल या दलपंगुल के नाम से भी जाना जाता है। एक दान पत्र में महाराजा जयचंद को विजयी असुरेश के नाम से उल्लेख मिलता है। इसकी 16 रानियां बताई गई हैं। इनमें से एक मुख्य रानी थी सुभा देवी, जिसे सुभावती भी कहा गया है। सुभा देवी और जयचंद का एक पुत्र था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, जो इस वंश का स्वतंत्र राजा नहीं बनता। यानी महाराजा जयचंद ने गुजरात के सोलंकी शासकों और देवगिरी के यादव शासकों को पराजित किया था। जयचंद का जो अंतिम युद्ध था वह था 1194 का चंदावर या बधावर का युद्ध, जो इटावा के पास में पड़ता है। यह युद्ध मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध जयचंद के द्वारा बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ा गया, लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी द्वारा हार होती है और इसी युद्ध में जयचंद मारे भी जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई के लेख पृथ्वीराज राजसो में उल्लेख मिलता है कि जयचंद की एक पुत्री थी संयोगता, जिसका राजसू यज्ञ के दौरान स्वयंवर होता है। इस स्वयंवर में संयोगता द्वार पर खड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला डाल देती है और पृथ्वीराज चौहान संयोगता का हरण कर लेता है और विवाह कर लेता है। हालांकि इतिहासकारों का यह मत है कि संयोगता जयचंद की कोई पुत्री नहीं थी और न ही पृथ्वीराज चौहान की कोई रानी थी। यह बस चंद्रवरदाई का एक काल्पनिक चरित्र था। जयचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था धनुआ, जो तेली समाज से संबंध रखता था। जयचंद के बारे में कहा जाता है कि जयचंद ने अपनी सेना में सभी जातियों को समावेश किया था, यानी कि सभी जातियों को भर्ती करवाई थी। इसमें तेली, धानुक, कुर्मी आदि सभी जातियों का उल्लेख मिलता है। जयचंद का एक राजकवि था जिसका नाम था श्रीहर्ष। इसकी रचना थी नेषधीय चरित्र और खंडन खाद्य। जयचंद के बारे में कहा जाता है कि जयचंद बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध भिक्षु जगन्मित्रानंद से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। जयचंद के बारे में भ्रामक बातें फैलाई गई कि जयचंद एक गद्दार शासक था। इसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और उसका साथ दिया। हालांकि यह आरोप बिल्कुल निराधार है और किसी भी ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने गढ़वाल वंश के बारे में, जिसमें 5 स्वतंत्र राजाओं का उल्लेख किया, जिसमें इस वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव, दूसरे शासक मदन चंद्र, तीसरे शासक गोविंद चंद्र,
चौथे शासक विजयचंद्र और पांचवें शासक जयचंद्र। जयचंद्र के बाद में इसका पुत्र हरिश्चंद्र गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह स्वतंत्र शासक नहीं रहता। वह मोहम्मद गोरी का एक सामंत के रूप में काम करता है और मोहम्मद गोरी को कर देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।